हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वैसे तो ये सभी के लिए है जो भी जीरो से लेकर हायर लेवल तक पढ़ना चाहते हैं। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया है। थोड़े एक दो इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे सराउंडिंग, सिस्टम, बाउंड्री, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आज हम सिस्टम पढ़ेंगे क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम ही इम्पोर्टेंट है। और हमने ये भी बात कर ली थी कि थर्मोडायनेमिक्स जो है बल्क लेवल पे काम करता है, एटॉमिक लेवल पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब सो लास्ट क्लास आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, फिर आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, आपको टाइम नहीं लगेगा, डे 1.5 या 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सिस्टम। तो जो सिस्टम की बात करते हैं हम, तो सिस्टम में हम लोग दो तरह के सिस्टम पढ़ेंगे। पहले जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो एक होगा हमारा होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, और दूसरा होगा हीटेरोजीनियस सिस्टम, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम में जो भी हम ले रहे होंगे अपने एक्सपेरिमेंट में, थ्रू आउट द सिस्टम सारी चीजें सिमिलर होंगी या एक फेज की होंगी। अगर हमने यहाँ वाटर लिया है तो पूरी लिक्विड जैसा कुछ है, तो पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है, चाहे हम इस पार्ट से उठा लें, चाहे हम इस पार्ट से उठा लें, चाहे हम इस पार्ट से, चाहे इस पार्ट से, चाहे कहीं से भी उठाने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारा जो भी काम कर रहे हैं हम, वो एक ही फेज में रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो थ्रू आउट द जो भी सिस्टम है, वो एक ही फेज हो, तो उसको क्या कह देंगे? होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। और हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस में मोर देन वन फेस होते हैं। मतलब अगर हमने लिक्विड है और कुछ हमारे पास ऐसे पेबल जैसा कुछ पड़ा है, तो हम पूरे सॉल्यूशन में देखेंगे कि यहाँ तो लिक्विड स्टेट में है इस पार्ट में, लेकिन इस वाले पार्ट में दूसरा फेज है, कोई सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है, ठीक है। यहाँ पे हम थ्रू आउट कहीं भी देखेंगे, थ्रू आउट हमें क्या मिलेगा? हमें लिक्विड फेज ही मिलेगा, ठीक है। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में बेसिक डिफरेंस यही होता है, ठीक है। तो दोनों को लिख लेते हैं हम लोग एक एक लाइन में। A system having uniform nature throughout, या system having uniform nature, सिस्टम के पास यूनिफॉर्म नेचर होगा, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ वन फेज ओनली, एक ही फेज में बना हो, लिक्विड से बना है तो पूरा थ्रू आउट द सिस्टम हमारा लिक्विड में होगा, ठीक है। हेट्रोजीनियस सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम हैव नो यूनिफॉर्मिटी, उसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो मोर देन वन फेज में बना होगा हमारा सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम हैव नो यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज, एक फेज से ज्यादा चीजें वहां पे होंगी, जैसे लिक्विड्स, सॉलिड्स, गैस, कुछ भी मिक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफरेंस, फर्स्ट हम लोगों ने डिफरेंट देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। अगर एक और सिस्टम समझा जाता है
वो है पहला, ऐसे लिखते हैं, पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। या तो हम सिस्टम का डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं या फिर हम सिस्टम का डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अब ये वाला जो है सिस्टम, इसको हम लोगों ने ऐसे क्लासिफाई किया है कि इसका फेज एक ही होना चाहिए, इसमें फेज डिफरेंट होना चाहिए। अब सिस्टम हमारा 3 टाइप में और हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी हम लोगों ने लिया है सिस्टम, वो क्या हो, उस पर लिड ना लगी हो। ठीक है, तो ओपन सिस्टम, हम इसमें कुछ काम कर रहे हैं तो ये यहाँ पे कुछ भी हो रहा होगा वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा होगा, वहां यहाँ से हीट भी ट्रांसफर हो सकती है और मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही होगी, और जो सब्सटेंस है हमारे सिस्टम के अंदर वो भी एटमॉस्फेयर में इजीली ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में लिड रखी होगी, हीट तो इजीली पास हो जाएगी, जो सिस्टम के अंदर जो भी हम लोगों ने लिया है, हॉट है कोल्ड है, उसकी हीट तो इजीली पास हो जाएगी एनवायरनमेंट में, लेकिन मैटर कुछ भी पास नहीं हो रहा होगा, तो उसको नाम दे देंगे क्लोज सिस्टम। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसको हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया, ठीक है, इसमें क्या किया हम लोगों ने, ये जो इंटरनल बॉक्स है इससे ना तो हीट का ट्रांसफर हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो इस सिस्टम से ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना ही मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जहां पे हीट और मैटर या एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर हो रहा हो, इजीली हो रहा हो, कोई रुकावट ना आ रही हो, तो ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहां पे हमारे सिस्टम के अंदर क्या हो रहा हो, हीट का ट्रांसफर हो रहा हो लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, उसको नाम दे दिया क्लोज सिस्टम। ठीक है, थर्ड हमने नाम दिया ऐसा, जैसे एक सिस्टम बनाया, उसको हम लोगों ने दोबारा से कवर कर दिया, ठीक है, डबल लेयर बना दी। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड लेयर थी, दोनों लेयर्स के बीच में वैक्यूम क्रिएट किया। जब दोनों लेयर्स के बीच में वैक्यूम क्रिएट हो गया तो क्या हुआ, अब जो इंटरनल लेयर है, जो इंटरनल क्लोज सिस्टम बना है, उससे ना तो हीट बाहर आ रही है ना ही मैटर बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 3 सिस्टम है, इनके लिए भी एक एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग। तो ओपन सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ मैटर इज पॉसिबल। क्लोज सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ हीट इज ओनली पॉसिबल, एंड इन आइसोलेटेड सिस्टम नो ट्रांसफर ऑफ हीट एंड एनर्जी इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मास या मैटर एंड एनर्जी इज पॉसिबल, और वो इसका एग्जांपल क्या है, बॉइलिंग वाटर। हम वाटर बॉईल कर रहे हैं ओपन सिस्टम में, तो हमारा इजीली वाटर जो है वेपर के फॉर्म में ट्रांसफर हो जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओनली, नॉट मास। ठीक है, ट्रांसफर केवल एनर्जी का हो रहा है, मास का नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या, उसमें बॉइलिंग वाटर है और इवेपोरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग भी स्वेटिंग करते हैं और
देखिए हम लोगों की बॉडी से मेटल भी निकल रहा है, गैस भी निकल रही है और लिक्विड के फॉर्म में पसीना भी निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी ओपन सिस्टम की तरह काम करते हैं। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, हीटिंग ऑफ लिक्विड इन सील्ड बॉटल या क्लोज बॉटल, हीटिंग इन प्रेशर कुकर। ठीक है, ये हो सकता है, हो सकता है। हम लोग हीट का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आइसोलेटेड में क्या है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मास, नो ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी बोथ। ना तो मास में कोई चेंज देखने को मिलेगा ना एनर्जी में चेंज को देखने को मिलेगा। इसका नाम है थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क, जो हम लोग बॉटल यूज करते हैं गर्म चीज को गर्म रखने के लिए, ठंडी चीज को ठंडा रखने के लिए। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 ये सिस्टम पढ़ लिए, 3 ये सिस्टम पढ़ लिए। ठीक है, अब इन सिस्टम में जो हम लोगों को ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लोग जनरली इन सिस्टम के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर हिट्रोजीनियस सिस्टम यूज किया जा रहा होगा तो आपको बताया जाएगा और बाकी चीजें अंडरस्टूड होगी कि होमोजीनियस ही होगा। अब आइसोलेटेड के सिस्टम के बारे में 1-2 लाइनें और हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम जो हमारा है वो कोई भी सिस्टम आइडियली आइसोलेटेड नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क में पानी रखा गया, अब वो पानी हमेशा गर्म बना रहेगा। ठीक है, जब तक वो बॉटल का पानी पूरा 100% फुल है तब तक हो सकता है कि अगर बोला गया कि 4 घंटे पानी गर्म रहेगा या 4 घंटे पानी ठंडा रहेगा तब तक तो पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही उसका पानी कम होगा उसके अंदर एक एनवायरनमेंट बन जाएगा, फ्लास्क के अंदर एक एनवायरनमेंट बन जाएगा जो उसमें चेंज लाने की कोशिश करेगा। और आप देखते होंगे जैसे पानी आधा हो जाता है या कम रहता है, फुल से कम रहता है, चाहे वो जितना भी परसेंट कम हो, 10%, 20%, आप देखेंगे पानी तेजी से ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने लायक है कि आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है, नियरली आइसोलेटेड मान सकते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी कांटेक्ट सराउंडिंग से नहीं होता है। ओपन सिस्टम इज रिलेटेड रिलेटेड विद सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम भी बहुत ज्यादा हद तक सराउंडिंग से रिलेटेड होता है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम सराउंडिंग से रिलेट नहीं करता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता है। इनका कांटेक्ट होता है डायरेक्ट, इनका भी होता है। क्लोज और ओपन दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं, किससे, सराउंडिंग से। ठीक है, तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। जो इंटरनल एनर्जी होगी आइसोलेटेड सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जो भी उसके अंदर काम हो रहा होगा। तो इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी समझते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज में पहली जो प्रॉपर्टी हमने जनरली पढ़ी है वो क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मास के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक ही नाम है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया था। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी 2 होती हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तब।
जो इंट्रिंसिक होती है वो मैटर से रिलेट नहीं करती है, उसको हम डिवाइड करेंगे, कहीं भी डिवीजन कर रहे होंगे तो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है वो मैटर से रिलेट करेगी, मतलब डिपेंड करेगी मैटर पे, घट रहा है बढ़ रहा है कि नहीं। तो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, एडिटिव इन नेचर होगी, ठीक है। तो अब ये दोनों लिख लेते हैं, दो दो तीन तीन लाइन है, और कौन कौन सी एक्सट्रिंसिक है प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों देखेंगे, ठीक है। तो दोनों को हम लोग लिख लेंगे अलग अलग, तो याद रहेंगे। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या ये मैंने क्या बोल दिया, हाँ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, शायद प्रोनाउंशिएट नहीं किया सही से। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक या एक्सटेंसिक बोल दिया था मैं शायद, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो इंट्रिंसिक है वो मैटर पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम independent of quantity of matter. Properties of system which is independent of quantity of matter. और ये क्या है, properties of system which depends on quantity of matter, मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। कौन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होगी, एडिटिव इन नेचर, इसको जोड़ सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। और यहां पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज whose value remains same, whose value remain same on डिविजन करने पे उनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लिख देंगे, इसके भी एग्जांपल लिख देंगे, क्योंकि बाद में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन, गामा से लिखा था, ठीक है। कंसंट्रेशन में मोलैरिटी ये सब आ जाएगी, ठीक है। फिर गैस कांस्टेंट आर, वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट,
स्पेसिफिक हीट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्सेट्रा, बहुत सारी। ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा मास, लेंथ, मास हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, जिसको भी हम ऐड कर सकते हैं, मास है, लेंथ है, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री गिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, फ्री एनर्जी जिसको बोल सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी। तो ये हो गई हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी डिवीजन करने पे। ठीक है, ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको हम ऐड कर सकते हैं, एडिशन एडिटिव इन नेचर होती है। यहाँ पे मैटर पे डिपेंड करेगी मास, यहाँ पे मैटर से डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, मैटर की क्वांटिटी पे, और यहाँ पे मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है और इसके फैक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, और ये भी मान लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोनों एक ही सिस्टम में मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ये किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही सिस्टम में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी होंगी और एक ही सिस्टम में इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी होंगी। तो ये नहीं समझना है कि एक्सटेंसिव कुछ अलग है, एक ही सिस्टम के दोनों पार्ट हो सकते हैं। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एक ही सिस्टम के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, सिस्टम तो एक ही है, कुछ प्रॉपर्टीज उस सिस्टम के मास पर डिपेंड करेंगी और या क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगी। कुछ प्रॉपर्टी उसकी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होगा, उनका रिएक्शन या उनका प्रोडक्ट से, रिएक्शन से मतलब होगा कि ऐसे ऐसे हो रहा होगा, लेकिन क्वांटिटी में जो डिफरेंस आ रहा होगा उससे लेना देना नहीं होगा इंटेंसिव में। ठीक है, इंटरनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने एक कोई सिस्टम बनाया, ठीक है, फिर हमने उसके कुछ पार्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ 1 लीटर था, यहाँ पे हमने उसको 200 ml, 300 ml और 500 ml में डिवाइड कर दिया। अब जो भी हमने सिस्टम में लिया 1 लीटर, चाहे वो 200 हो, 300 हो, 500 ml हो, इन सब की इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेंगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि तीनों को हम लोगों ने एक ही चीज से डिवाइड किया है। तो हमने एक सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंटेंसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होंगी, लेकिन एक्सटेंसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि इनका क्वांटिटी चेंज हुई। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझेंगे, स्टेट फंक्शन समझेंगे, 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सारे प्रोसेसेस समझेंगे। और
जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास देखना जरूरी होता है। कुछ चीजें दिमाग से अगर स्लिप हो गई होंगी तो आपको दोबारा से आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही। थैंक यू।